हेलो एवरीवन। भारतीय साक्ष्य अधिनियम पर ये मेरी तीसरी क्लास है। इसके पहले की 2 क्लासेस में हमने सेक्शन 5 तक पढ़ लिया था। इस क्लास में हम सेक्शन 6 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम सेक्शन 6 को बेरेट की लैंग्वेज में पढ़ेंगे, उसके बाद हम आसान भाषा में उसे समझेंगे। सेक्शन 6 डील्स विद द मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस और सब्सीक्वेंट कंडक्ट। ये जो चैप्टर है ये रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट की बात कर रहा है और सेक्शन 6 में बताएगा कि मोटिव, प्रिपरेशन, प्रीवियस या सब्सीक्वेंट कंडक्ट कब रेलिवेंट माने जाएंगे। सब सेक्शन 1 बात करता है एनी फैक्ट इज रिलेवेंट विच शोज और कॉन्स्टिट्यूट्स ए मोटिव, प्रिपरेशन फॉर एनी फैक्ट इन इश्यू और रेलिवेंट फैक्ट। सब सेक्शन 1 हमें ये बताता है कि कोई भी फैक्ट रेलिवेंट है जो फैक्ट शो करता है या कॉन्स्टिट्यूट करता है किसी मोटिव को, प्रिपरेशन को। और किस बात का मोटिव या किस बात की प्रिपरेशन? किसी फैक्ट इन इश्यू या रेलिवेंट फैक्ट के लिए जो मोटिव प्रिपरेशन को शो या कॉन्स्टिट्यूट करे वो फैक्ट रेलिवेंट है। सब सेक्शन 2 में बताया गया है द कंडक्ट ऑफ एनी पार्टी और ऑफ एनी एजेंट टू एनी पार्टी to any suit or proceeding in reference to such suit or proceeding or in reference to any fact in issue therein or relevant thereto, and the conduct of any person, an offence against whom is subject of any proceeding, is relevant if such conduct influences or is influenced by any fact in issue or relevant fact, and whether it was previous or subsequent thereto। subsection 2 ये कहता है कि किसी भी पार्टी का कंडक्ट या उस पार्टी के किसी एजेंट का कंडक्ट, किसी सूट या प्रोसीडिंग की किसी पार्टी का कंडक्ट या उस पार्टी के किसी एजेंट का कंडक्ट किस रेफरेंस में? उस सूट या प्रोसीडिंग के रेफरेंस में या किसी ऐसे फैक्ट इन इश्यू या रिलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में। और किसका कंडक्ट? किसी भी पर्सन का कंडक्ट। एंड कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन जिसके अगेंस्ट कोई अफेंस, जिसके अगेंस्ट एन अफेंस अगेंस्ट होम इज सब्जेक्ट ऑफ एनी प्रोसीडिंग, जिसके अगेंस्ट किसी अफेंस के लिए प्रोसीडिंग चल रही है। तो इन सब का कंडक्ट रेलेवेंट होगा कब? यदि वह कंडक्ट इन्फ्लुएंस करता है या वो कंडक्ट इन्फ्लुएंस्ड है किसी फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से, और चाहे ये प्रीवियस कंडक्ट हो या सबसीक्वेंट कंडक्ट हो। सब सेक्शन 2 को एक बार और समझते हैं। सब सेक्शन 2 में ये बताया जा रहा है कि किसी भी पार्टी का कंडक्ट या पार्टी के किसी एजेंट का कंडक्ट, और पार्टी किसकी है? किसी सूट या प्रोसीडिंग की पार्टी है। किस रेफरेंस में कंडक्ट? उस सूट या प्रोसीडिंग के रेफरेंस में कंडक्ट, या किसी फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट के रेफरेंस में कंडक्ट। ये तो रेलेवेंट होगा। और किसका कंडक्ट रेलेवेंट होगा? कंडक्ट ऑफ एनी पर्सन, किसी भी पर्सन का कंडक्ट जिसके अगेंस्ट किसी अफेंस को करने की प्रोसीडिंग चल रही है। तो इन सब का कंडक्ट रेलेवेंट होगा कब? जब वह कंडक्ट इन्फ्लुएंस करता है या वो कंडक्ट खुद इन्फ्लुएंस होता है किसी फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से, और चाहे वो प्रीवियस कंडक्ट हो या सब्सीक्वेंट कंडक्ट हो। एक्सप्लेनेशन 1 में बताया गया है द वर्ड कंडक्ट इन दिस सेक्शन डज नॉट इंक्लूड स्टेटमेंट्स unless those statements accompany and explain acts other than the statements, but this explanation is not to affect the relevancy of statements under any other section of this अधिनियम। एक्सप्लेनेशन 1 हमें कंडक्ट के बारे में बताता है कि कंडक्ट में कौन कौन से स्टेटमेंट्स इंक्लूड्स होंगे और कौन कौन से स्टेटमेंट नहीं इंक्लूड होंगे। तो एक्सप्लेनेशन 1 ये कहता है कि ये जो कंडक्ट वर्ड यूज़ हुआ है इस सेक्शन में उसमें स्टेटमेंट इंक्लूड नहीं होगा अनलेस। अब अनलेस के बाद जो लिखा है उस कंडीशन में स्टेटमेंट भी कंडक्ट में आ सकता है अगर वो जो स्टेटमेंट है वो एकम्पनी करता है और एक्सप्लेन करता है ऐसे एक्ट्स को जो स्टेटमेंट्स नहीं हैं। ठीक है, लेकिन ये जो एक्सप्लेनेशन है वो इफेक्ट नहीं करेगा उन स्टेटमेंट की रेलेवेंसी को जो इस अधिनियम के अदर सेक्शन में रेलेवेंट है। बात ये है कि जनरली जो इस सेक्शन में कंडक्ट वर्ड यूज़ किया गया है उसके अंतर्गत स्टेटमेंट नहीं आता है जब तक कि वो स्टेटमेंट जो है वो किसी अदर एक्ट को एक्सप्लेन न करे। उस स्टेटमेंट के अलावा अगर वो स्टेटमेंट किसी अदर एक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, कंपनी कर रहा है, तो वो स्टेटमेंट कंडक्ट में आ जाएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। ठीक है,
लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी और प्रोविज़न ने, इस अधिनियम के किसी और प्रोविज़न ने उस स्टेटमेंट को रेलेवेंट बनाया है तो ये सेक्शन उसको इरेलेवेंट कर देगा। नहीं, ये एक्सप्लेनेशन उस स्टेटमेंट की रेलिवेंसी को इफेक्ट नहीं करेगा जो रेलिवेंट है अंडर एनी अदर सेक्शन ऑफ दिस अधिनियम। एक्सप्लेनेशन 2 है, when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence and hearing which affects such conduct is relevant। एक्सप्लेनेशन 2 ये कहता है जब किसी व्यक्ति का कंडक्ट रेलेवेंट है तो अगर उससे कोई स्टेटमेंट मेड किया जाता है, ठीक है, कोई स्टेटमेंट अगर उससे मेड किया जा रहा है या उससे नहीं किया जा रहा है तो उसकी प्रेजेंस और हियरिंग में मेड किया जा रहा है जो उसके कंडक्ट को इफेक्ट करता है, वो रेलेवेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि 2-3 लोग खड़े हुए हैं, उसमें से एक ने कहा कि जैसे ABC हैं तो ए ने कहा कि बी के घर चोरी हो गई है और पुलिस आ रही है, तो ये सुन के सी भाग गया, ठीक है। अब उसका स्टेटमेंट ए का रिलेवेंट नहीं है, लेकिन अब उसकी स्टेटमेंट से सी का कंडक्ट जुड़ गया, वो कंडक्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है, तो वो उसका स्टेटमेंट रिलेवेंट हो जाएगा। आगे एक इलस्ट्रेशन में बताया गया है, मैंने आपको ऐसे ही समझा दिया, आगे इलस्ट्रेशन में और क्लियर हो जाएगा। इलस्ट्रेशंस देखते हैं, पूरे इलस्ट्रेशन देखेंगे, एक एक इलस्ट्रेशन समझेंगे, आप आराम से समझिए। इलस्ट्रेशन ए है, A is tried for the murder of B. The facts that A murdered C, that B knew that A had murdered C, and that B had tried to extort money from A by threatening to make his knowledge public are relevant. A को ट्राई किया जा रहा है B के मर्डर के लिए। ये फैक्ट्स कि A ने C का मर्डर किया है और B जानता है कि A ने C का मर्डर किया है, और B ने A से इसी बात के लिए पैसा लेना चाहा, मनी लेना चाहा कि मैं तो जानता हूँ तुमने एक लोग का मर्डर किया है, मुझे पैसा दो नहीं तो मैं बता दूंगा, ठीक है, ऐसा उसने किया। तो ये फैक्ट B के मर्डर के लिए अगर ट्रायल चल रहा है A का तो रेलेवेंट फैक्ट होंगे, क्योंकि ये एक प्रकार से मोटिव बता रहा है, क्योंकि उसको इसलिए मार दिया क्योंकि उसने जो पहले वाला मर्डर किया था उसको पता था, वो उससे इसीलिए ब्लैकमेल कर रहा था, पैसा ले रहा था, इसलिए आपके पास एक मोटिव है उसको मारने का, इसलिए ये जो फैक्ट है ये रेलिवेंट है, लेकिन कंक्लूसिव नहीं है, केवल इसके हिसाब से प्रूव नहीं हो जाएगा, अदर फैक्ट्स भी जोड़ेंगे तब प्रूफ होगा, लेकिन हाँ ये अपने आप में रेलिवेंट फैक्ट। इलस्ट्रेशन बी है, A sues B upon a bond for the payment of money, B denies the making of the bond. The fact that at the time when the bond was alleged to be made, B required money for the particular purpose is relevant. A B को स्यू करता है एक बॉन्ड पर, स्यू करता है कि वो उसको पैसा पे करे, B कह देता है मैंने ऐसा कोई बॉन्ड ही नहीं बनाया, तो यह फैक्ट कि जब बॉन्ड को मेड किया गया था उस समय B को पैसे की आवश्यकता थी कुछ पर्पस के लिए, तो ये फैक्ट रेलिवेंट है, ठीक है, इसी सेक्शन के तहत रिलेवेंट है। इलस्ट्रेशन सी है, रेलिवेंट है, मैं कह रहा हूँ, ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सफिशिएंट है प्रूफ करने के लिए कि उसका पेमेंट ड्यू है, ये रेलिवेंट है, अदर रेलिवेंट फैक्ट के साथ मिलकर ये कंक्लूसिव भी हो सकता है, लेकिन ये केवल रेलिवेंट है, ठीक है। Illustration C है, A is tried for the murder of B by poison. The fact that before the death of B, A procured poison similar to that which was administered to B is relevant. A का ट्रायल चल रहा है B के मर्डर के लिए, आरोप है कि A ने B को जहर दे के मार दिया, तो यह फैक्ट कि B के डेथ से पहले A ने वो पॉइजन प्रोक्योर किया था, अरेंज किया था, खरीदा था, वो पॉइजन उस पॉइजन से सिमिलर है जो पॉइजन बी को दिया गया है, तो ये फैक्ट अपने आप में रेलेवेंट होगा यह प्रूफ करने के लिए कि क्या ए ने मर्डर किया है कि नहीं। मैं फिर से कहता हूँ रेलेवेंट होगा, केवल इसी से प्रूफ नहीं हो जाएगा। इलस्ट्रेशन डी है, द क्वेश्चन इज वेदर ए सर्टेन डॉक्यूमेंट इज अ विल ऑफ ए, द फैक्ट दैट नॉट लॉन्ग बिफोर द डेट ऑफ द अलेज्ड विल A made inquiry into matter to which the provision of the alleged will relate, that he consulted advocates in reference to making of the will, and he caused drafts of the other wills to be prepared, of which he did not approve, are relevant fact. प्रश्न यह है कि क्या एक डॉक्यूमेंट ए की विल है, तो यह फैक्ट कि बहुत पहले नहीं जिस डेट को विल बनी है, ए ने इंक्वायरी किया था उस मैटर में, जो मैटर उस विल के प्रोविज़न से रिलेट करता है, और उसने कुछ वकीलों से, एडवोकेट से कंसल्ट भी किया था विल के मेकिंग के रेफरेंस में, और उसने कुछ विल के ड्राफ्ट प्रिपेयर करवाए थे और उस कुछ ड्राफ्ट को उसने अप्रूव नहीं भी किया।
तो ये सब फैक्ट रेलिवेंट हैं ये साबित करने के लिए कि क्या ये डॉक्यूमेंट ए की विल है कि नहीं। रेलिवेंट है, सफिशिएंट नहीं है, कंक्लूसिव नहीं है। ठीक है, इलस्ट्रेशन ये है, ए इज अक्यूज्ड ऑफ द क्राइम, द फैक्ट दैट either before or at the time of or after the alleged crime, A provided evidence which would tend to give the facts of the case an appearance favorable to himself, or that he destroyed or concealed evidence or prevented the presence or procured the absence of persons who might have been witness or suborned person to give false evidence respecting it are relevant fact। एक के ऊपर आरोप लगाया कि उसने एक क्राइम कमिट किया, तो ये फैक्ट कि या तो पहले या एट द टाइम या आफ्टर द अलेज्ड क्राइम ए ने एविडेंस प्रोवाइड किया था जो फैक्ट्स को विच वो टेंड्स टू गिव टू द फैक्ट्स ऑफ द केस, जो फैक्ट्स ऑफ द केस को ऐसे अपीयरेंस थे जो अपीयरेंस फेवरेबल हो हिमसेल्फ, या उसने अगर डिस्ट्रॉय किया है, कंसील किया है एविडेंस, या प्रिवेंट किया है पर्सन्स को, या प्रोक्योर किया है, प्रिवेंट किया है उनको एविडेंस देने से, या प्रोक्योर किया है उनको अब्सेंस को उसने इंश्योर किया है कि वो विटनेस ना बन सके। ठीक है, या पर्सन को सबॉन्ड किया है फॉल्स एविडेंस देने के लिए। तो ये सभी फैक्ट्स रिलेवेंट हैं। देखिए ये क्या कह रहा है कि ए के ऊपर मान लो कोई क्राइम करने का आरोप है, तो ये फैक्ट कि ए ने कुछ ऐसे एविडेंस प्रोवाइड करा है, ए ने कुछ ऐसे एविडेंस प्रोवाइड करा है जो उसके केस के फैक्ट्स को एक ऐसा अपीयरेंस दे जो उसके फेवर में हो। अब चाहे उसने ऐसा एविडेंस प्रोवाइड किया हो बिफोर द क्राइम या एट द टाइम ऑफ क्राइम या आफ्टर द अलेज्ड क्राइम, ठीक है, या मान लीजिए उसने कुछ एविडेंसेस को डिस्ट्रॉय कर दिए, कंसील कर लिए, या उसने मान लो प्रिवेंट कर दिया कुछ लोगों को विटनेस बनने से, या कुछ लोगों को गवाही नहीं देने दिया, ठीक है, या उसने व्यक्तियों को फॉल्स एविडेंस देने के लिए कहा। ये सभी फैक्ट रेलिवेंट हैं ये प्रूव करने के लिए कि क्या उसने कमिट किया है कि नहीं। रेलिवेंट है, कंक्लूसिव नहीं है, केवल इसी से प्रूफ नहीं हो जाएगा। इलस्ट्रेशन एफ है, द क्वेश्चन इज वेदर ए रॉब्ड बी, द फैक्ट्स दैट आफ्टर बी वाज रॉब्ड सी सेड इन ए's प्रेजेंस द पुलिस आर कमिंग टू लुक फॉर द पर्सन हु रॉब्ड बी एंड दैट इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स ए रैन अवे आर रेलिवेंट। अभी जो मैंने आपको ये पढ़ाया था explanation 2, when the conduct of any person is relevant, any statement made to him or in his presence or hearing which affects such conduct in relevant, उसी से रिलेटेड ये illustration F है। क्वेश्चन यह है कि क्या ए ने बी को रॉब किया, क्या ए ने बी के घर रॉबरी की या बी से रॉबरी की। तो ये फैक्ट जब बी रॉब्ड हो चुका है उसके बाद सी ने ए के प्रेजेंस में कहा कि पुलिस आ रही है। क्यों कहा? कि वो देखना चाहता था कि पुलिस आ रही है कि खबर से कौन सा व्यक्ति अपना कंडक्ट शो करता है। ठीक है, तो उसके बाद ए जो है वो वहाँ से चला गया, भाग गया। तो ये फैक्ट रेलेवेंट है यह प्रूव करने के लिए कि ए ने ही रॉबरी की है। रेलेवेंट है, सफिशिएंट नहीं है। रजिस्ट्रेशन जी, द क्वेश्चन इज वेदर ए ओज बी 10,000 रुपीज। द फैक्ट्स दैट ए आस्क्ड सी to lend him money and that D said to C in A's presence and hearing, I advise you not to trust A for he owes B 10,000 rupees and that A went away without making any answer or relevant fact। प्रश्न यह है कि क्या A वो करता है मतलब कि क्या A कर्जदार है B का 10,000 रुपये का। तो ये फैक्ट्स कि A ने C से कहा था उधार देने के लिए और डी सी से कहा था कि ए की प्रेजेंस और हियरिंग में कहा था कि मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि तुम ए पर विश्वास ना करो, ठीक है, क्योंकि जो ए है वो बी से 10,000 का कर्जदार है। और उसके बाद ए कुछ आंसर दिए बिना वहाँ से चला जाता है। तो ये रेलिवेंट फैक्ट है यह शो करने के लिए कि क्या ए सच में कर्जदार है कि नहीं। अब अगर कर्जदार ना होता तो जवाब देता, वो कुछ नहीं बोला चला गया, इसका मतलब वो कर्जदार है ऐसा शो हो रहा है। ये रेलेवेंट है, कंक्लूसिव नहीं है। एक बार इसे फिर से समझो। प्रश्न यह है कि क्या ए के ऊपर उधारी है बी के 10,000 रुपये की, ठीक है, क्या ए को बी का 10,000 देना है, ये प्रश्न है। ये फैक्ट कि ए ने सी से कहा मुझे पैसे दे दो कुछ और डी ने सी से कह दिया, ए वहाँ पे उपस्थित था,
कि मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि ए को पैसा ना दो, क्योंकि ए तो उधार किए हुए बैठा है बी का 10,000 रुपये और ए वहाँ से चला गया बिना कुछ बोले। तो ये फैक्ट्स रिलेवेंट है। कौन सा फैक्ट? ए वहाँ से बिना कुछ बोले चला गया, ये रिलेवेंट है, या शो करने के लिए कि ए सच में उधार लिया हुआ है बी से 10,000 रुपये। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन एच देखते हैं। द क्वेश्चन इज वेदर ए कमिटेड ए क्राइम। द फैक्ट दैट ए absconded आफ्टर रिसीविंग ए लेटर warning A that inquiry was being made for the criminal and the contents of the letter are relevant। प्रश्न यह है कि क्या ए ने कोई क्राइम कमिट किया, या फैक्ट कि ए फरार हो गया जब उसे एक लेटर मिला जो वार्न कर रहा था कि इंक्वायरी मेड की जा रही है क्रिमिनल के लिए, और उस कंटेंट, उस लेटर के कंटेंट भी रेलेवेंट हैं। क्यों? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं हमें ये लिंक मिल रहा है कि शायद इसी ने क्राइम किया है। ठीक है, अब इलस्ट्रेशन आई देखते हैं। A is accused of the crime. The facts that after the commission of the alleged crime, A absconded or was in possession of property or the proceeds of the property acquired by the crime, or attempted to conceal things which were or might have been used in the committing it are relevant। A के ऊपर आरोप लगा है कि उसने क्राइम कमिट किया। ये फैक्ट्स कि क्राइम के कमीशन के बाद ए फरार हो गया, या ए उन प्रॉपर्टीज़ के पोजेशन में था या प्रोसीड्स ऑफ प्रॉपर्टी के पोजेशन में था जो क्राइम के द्वारा एक्वायर्ड की गई थी, या ए ने प्रयास किया कंसील करने का उन वस्तुओं को जो या तो यूज़ हुई थी क्राइम के कमीशन के, या यूज़ हो सकती थी क्राइम के कमीशन में। तो ये सभी फैक्ट्स रिलेवेंट हैं इस बात को प्रूव करने के लिए कि उसने सच में क्राइम किया या नहीं क्राइम किया। इलस्ट्रेशन जे है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रेप्ड। द फैक्ट दैट शॉर्टली आफ्टर द alleged rape ए मेड ए complaint relating to the crime, the circumstances under which and the terms in which the complaint was made are relevant। The facts that without making a complaint A said that A had been raped is not relevant as conduct under this section, though it may be relevant as a dying declaration under Clause A of Section 26 और एक corroborative evidence under Section 160। तो प्रश्न यह है कि क्या ए के साथ रेप हुआ है। तो ये फैक्ट्स कि उस रेप होने के तुरंत बाद मतलब उस रेप होने के थोड़े टाइम बाद ए ने कंप्लेंट की है उस रेप के क्राइम से रिलेटेड, और ये सर्कमस्टेंसेस जिसके तहत और टर्म्स जिसमें जो कंप्लेंट मेड की गई है ये रेलिवेंट है। ठीक है, प्रश्न यहाँ कि क्या ए के साथ रेप हुआ है, और यह फैक्ट कि रेप के थोड़ी देर बाद ए ने कंप्लेंट कर दी है उस रेप से रिलेटेड, और जो सर्कमस्टेंसेस जिसमें उसने कंप्लेंट की है और द टर्म्स जिसमें उसने कंप्लेंट की ये रेलिवेंट है। द फैक्ट दैट विदाउट मेकिंग कंप्लेंट, ठीक है, ए ने कंप्लेंट नहीं किया, ए ने कहा कंप्लेंट तो नहीं किया, कहा कि मेरे साथ रेप हुआ, ये रेलिवेंट नहीं होगा एज ए कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन। और किसी तरीके से रेलिवेंट हो सकता है, लेकिन एज ए कंडक्ट अंडर सेक्शन 6 ये रेलिवेंट नहीं होगा। अगर वो बिना कंप्लेंट लॉस कर कह रही है कि मेरे साथ रेप हुआ है, तो ये फैक्ट अंडर सेक्शन 6 रेलिवेंट नहीं होगा एज ए कंडक्ट। हाँ, ये रेलिवेंट हो सकता है एज ए डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 26 क्लॉज ए, या एज डाइंग डिक्लेरेशन की तरह कब रेलिवेंट होगा, जब उसकी डेथ हो जाए वो स्टेटमेंट देने के बाद। ठीक है, या वो एज अ कोरोबोरेटिव एविडेंस भी रेलिवेंट हो सकता है अंडर सेक्शन 160। इलस्ट्रेशन के है। द क्वेश्चन इज वेदर ए वाज रॉब्ड। द फैक्ट दैट सून आफ्टर द alleged robbery ए मेड ए कंप्लेंट रिलेटिंग टू द ऑफेंस, द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच एंड द टर्म्स इन विच द कंप्लेंट वाज मेड आर रेलिवेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन यह है कि क्या ए के साथ रॉबरी हुई कि नहीं। ये फैक्ट कि उस रॉबरी के तुरंत बाद, मतलब उस रॉबरी के बाद जल्द ही ए ने कंप्लेंट कर दी थी उस ऑफेंस से रिलेटेड, तो जिन सर्कमस्टेंसेस में उसने कंप्लेंट किया या जिन टर्म्स में उसने कंप्लेंट किया वो सभी रेलिवेंट है। आगे, द फैक्ट दैट ए सेड ही हैड बीन रॉब्ड विदाउट मेकिंग एनी कंप्लेंट इज नॉट रेलिवेंट एज अ कंडक्ट अंडर दिस सेक्शन। ए ने कोई कंप्लेंट नहीं की, ऐसे कर रहा है कि मेरे साथ रॉबरी हुई है, वो इस सेक्शन के तहत एज ए कंडक्ट रेलिवेंट नहीं होगा। हाँ, वो रेलिवेंट हो सकता है एज ए डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 26 क्लास ए, वो या वो तो रेलिवेंट हो सकता है एज ए कोरोबोरेटिव एविडेंस अंडर सेक्शन 160। तो मेरे हिसाब से इस क्लास में इतना ही। ये थोड़ा बड़ा सेक्शन था, आप लोग इसे समझ लीजिए। जो ना समझ में आया वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। और अगर इस सेक्शन की, इस लेक्चर की नोट्स आपको आसान भाषा में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रोवाइड करवा दूंगा।
आपने यहाँ तक वीडियो को देखा, इसका मतलब आपको कंटेंट पसंद आया, तो कृपया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।